Assalamu alaikum students, welcome again to my channel, The Legends of Literature. I hope all of you will be salubrious. So, today we are going to discuss a novella that is written by Joseph Conrad, Heart of Darkness. Joseph Conrad बहुत अच्छा शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, नॉवलिस्ट भी है और इसका जो वर्क्स है ना, जितने भी इसने लिखे हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉन हीरोइक होते हैं। मतलब उन जैसे कि अब ये स्टोरी है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इस स्टोरी के अंदर जो एक मेन कैरेक्टर होगा उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज नहीं होंगी, वो नॉन हीरोइक क्वालिटीज होंगी। इसी तरह अब हम बात करते हैं स्टोरी की। इस स्टोरी के अंदर जो कि सुपरफिशियल थीम्स जो डिस्कस हुए हैं वो है इंपीरियलिज्म और क्रूएलिटी ऑफ यूरोपियन पावर्स और देयर इज लैक ऑफ ट्रुथ इन द टेक्स्ट। सो अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर हमें ये नजर आता है कि सबसे पहले कि यूरोपियन पावर्स जितनी भी थी, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, उन्होंने अफ्रीका के ऊपर वो रूल कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, लोगों को अपना स्लेव बना लिया और उन्होंने उनकी लैंड्स को ऑक्युपाई कर लिया और उनके रिसोर्सेज को वो प्लंडर कर रहे थे, मतलब कि लूट मार कर रहे थे, सब कुछ जो है उनका उन्होंने छीन लिया था। अब हम बात करेंगे कि जब वो इस अफ्रीका के अंदर जब वो लोग आए थे 1871 के करीब, जब वो लोग आए हैं तब तकरीबन 10% लोगों के ऊपर जो है उनका कंट्रोल था। लेकिन 1914 तक जब उनके जाने का वक्त आया तब तकरीबन 90% लोगों के ऊपर उनका कंट्रोल था और उनकी लैंड्स भी उन्होंने ऑक्युपाई कर ली हुई थी और उनके रिसोर्सेज जो थे वो भी प्लंडर कर लिए थे। इसी तरह मैंने अपना एक टॉपिक के ऊपर, एक लेक्चर के अंदर मैंने टॉपिक यूज़ किया था ओरिएंटलिज्म का। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी ये चीज़ जो है वो समझाई थी कि ओरिएंटलिज्म एक मूवमेंट थी जिसमें वेस्ट वालों ने ईस्ट के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव्स बनाए हुए थे। ओरिएंट, वो लोग ओरिएंट ईस्ट को बोल रहे थे। ईस्ट के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनको वो ओरिएंट बोल रहे थे और उन्होंने उनके बारे में कुछ पर्सपेक्टिव बनाए हुए थे कि ये लोग जो है वो ओरिएंट जो है वो टाइमलेस है और ये लोग जो है वो सिविलाइज्ड नहीं है। और इसी तरह जो यूरोपियन पावर्स हैं इस कंट्री के अंदर आके, इस अफ्रीका के अंदर, सॉरी अफ्रीका के अंदर वो जब आए हैं तो वो लोग दे आर प्रोपोगेटिंग इट एज अ सिविलाइजिंग मिशन। वो भी यही कह रहे हैं कि हम लोग इनको सिविलाइज करने आए हैं, ये लोग सिविलाइज नहीं है, इसलिए हम लोग सिविलाइज करने आए हैं। सिविलाइज करने के नाम पे वो लोग उनके रिसोर्सेज और उनकी लैंड्स और सब कुछ जो है वो वहाँ पे प्लेंडरिंग कर रहे हैं। सो अब हमने तब भी देखा था कि जो ओरिएंटलिज्म के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो वेस्ट वाले थे उन्होंने इसके बारे में जो भी किया, उन्होंने उनको ये बोला कि ये टाइमलेस है। मतलब टाइमलेस ये है कि ये चेंज नहीं होते। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो हाउ पीपल, हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर 2000 3000 4000 years ago, you should go to the east and you will come to know because east has not changed. So ये उनकी बात थी। तो अब इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ये यूरोपियन पावर्स जो हैं, उन्होंने अफ्रीका के ऊपर जो है वो रूल कर रहे हैं और उनको अपना स्लेव्स बनाया हुआ है। तो बगैर टाइम वेस्ट के अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी जो है ये विक्टोरियनिज्म और मॉडर्निज्म वाज अ टाइम पीरियड, उस दौरान ये जो है स्टोरी लिखी गई है जोसेफ कॉनरेड ने। इसमें है कि ये जो स्टोरी है, देयर इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, और मार्लो जो है नरेटर है जो कि अपने कुछ फेलोज को ये स्टोरी सुनाएगा। और ये स्टोरी जो है बिल्कुल कैरेक्टर बेस्ड है, नॉट अ प्लॉट बेस्ड, बिकॉज इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कर्ड्स का है, जिसके उसी कर्ड्स के गिर्द जो है वो स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो अब इस स्टोरी के अंदर क्या होता है कि चार्ल्स मार्लो अपने कुछ फेलोज को जो है वो स्टोरी सुनाता है। वो एक थेम्स रिवर से ये स्टोरी, थेम्स रिवर से जो है ये बात शुरू होती है। वहाँ लंदन के अंदर थेम्स रिवर पे नेली एक शिप का नाम है जहाँ पे चार्ल्स मार्लो अपने कुछ फेलोज के साथ जहाँ वहाँ पे सफर कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। सेल कहते हैं आप समुद्री सफर जो होता है ना, जो आप करते हैं उसको सेलिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे वो सेल कर रहा है और अपने उसके कुछ फेलोज जो उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं उनके उनके साथ एक स्टोरी शेयर करता है। तो मैंने बोला देयर इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। अब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसके अंदर वो एक स्टोरी बताएगा। तो उसमें वो अपने कुछ फ्रेंड्स जो फेलोज उसके साथ बैठे हैं उनको बताता है, अपना एक्सपीरियंस शो करता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था तो मुझे जो है बेल्जियम कॉन्गो जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। सो मैंने अपनी एक आंट, उसकी जो एक आंट थी, उनके रेफरेंस से उसकी आंट ने क्या किया कि उसको एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के अंदर जॉब दिलवाई एज ए स्टीम बोट पायलट। दैट शिप वॉज सेलिंग टू कॉन्गो रिवर। और जो बेल्जियम कॉन्गो है वो सेंटर, अफ्रीका के सेंटर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब वो कहते हैं कि जब हम लोग ऑन द वे थे तो हमने क्या देखा कि फ्रेंच वारशिप देखी जो कि जंगल के ऊपर फाइटिंग कर रही थी एज इफ दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द नेटिव्स। मार्लो जब फर्स्ट स्टेशन पे पहुंचता है तो वहां पे वो देखता है कि लोग जो थे, ब्लैक पीपल जो है वो एज स्लेव्स काम कर रहे हैं। तो लेकिन जो कंपनी है, जिस कंपनी के साथ जो मार्लो है वो गया है, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कह रहे थे कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं। लेकिन मार्लो कहता है कि मैंने पर्सनली जो चीज़ ऑब्जर्व की कि वो लोग तो स्लेव थे और स्लेव की तरह काम कर रहे थे।
सो अब वहाँ पे वो चीफ अकाउंटेंट से मिलता है, और चीफ अकाउंटेंट जो होता है वो मार्लो को एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, रिमार्केबल कैरेक्टर कर्ज के बारे में बताता है। चीफ अकाउंटेंट ने मार्लो को बताया कि कर्ज जो है वो जंगल के सेंटर में एक इनर स्टेशन चला रहा है और कंपनी को उसने बहुत दफ़ा फ़ायदा भी पहुंचाया है। सो उसको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो जाती है कि हर कोई जो था वहाँ पे एक मार्लो कर्ज के बारे में ही बात कर रहा था। कर्ज जो है उसकी इम्प्रेसिव एबिलिटीज से इम्प्रेसिव एबिलिटीज जो थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी, और हर कोई जो था वो उसकी बात कर रहा था, सिर्फ कर्ज की बात कर रहा था हर तरफ। तो वो मार्लो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि आखिर मैं भी तो मिलूं कि आखिर कर्ज जो है वो है कौन। और उनकी शिप जो होती है वो ब्रोक डाउन हो चुकी होती है और उनको 3 माह वहाँ पे वेट करना पड़ता है। मार्लो उनसे बोलता है कि मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, सो अब आप लोग जल्दी करें। तो लेकिन 2 माह उनको वहाँ पे लग जाते हैं। मार्लो क्या देखता है कि शिप के बाहर 2 बंदे, एक जनरल मैनेजर और ब्रिक मेकर, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अकेला कर्ज जो है वो हम लोगों की जॉब के ऊपर भारी है, हम लोगों की जॉब को खतरा है कर्ज से, क्योंकि कर्ज जो है वो आइवरी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, आइवरी का कारोबार करते हैं। आइवरी बोलते हैं जो हाथी के दांत होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो कर्ज जो है वो अकेला एक बंदा 10 बंदों के काम करता है, एक बंदा 10 बंदों के बराबर है तकरीबन। तो वो कहते हैं कि इससे हमारे जॉब को खतरा है। वहाँ पे फिर जो मार्लो होता है वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कर्ज से मिलने के लिए कि आखिर ये बंदा है कौन, इस हर तरफ इसी का चर्चा है, हर कोई इसी की तारीफ कर रहा है। तो अब वो जो है उनको तकरीबन उनकी बोर्ड सही होते होते कम से कम 2 माह लग जाते हैं। मार्लो जब सफ़र करते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं वो लोग उनकी प्रेजेंस पे या उनके आमद पे वहाँ पे ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं, और उनकी तरफ फोक जो है वो मतलब धुआं वगैरह फैलाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग रेजिस्ट करते हैं कि ये लोग यहाँ पे ना आए। और जब वो उस रिवर के बैंक पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे रशियन ट्रेडर आता है, उनको जो है वो लोग कर्ज की तरफ लेके जाते हैं। जनरल मैनेजर जो होता है वो अंदर कर्ज के पास चला जाता है कर्ज को लेने के लिए। तो लेकिन जो रशियन ट्रेडर होता है बताता है कि कर्ज की हालत जो है वो ठीक नहीं है, और कर्ज जो है वो यहाँ के लोगों के लिए एज ए गॉड बन गया है। क्योंकि लोग जो है वो कर्ज को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये वाली बातें जो है ना रशियन ट्रेडर मार्लो को बताता है, और ये भी बोलता है कि बात जो तुमसे मैंने की है वो तुमने किसी और को नहीं बतानी। ठीक है, वहाँ पे वो लोग जब लेकर स्ट्रेचर पे डालकर जनरल मैनेजर उसके कुछ लोग कर्ज को लेकर जब बाहर आते हैं, वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कर्ज वहाँ से जाए, लेकिन कर्ज होता है वहाँ पे उन सबको खामोश करवा देता है। फिर बाद में वो लोग जब चले जाते हैं वहाँ से एक शिप के अंदर, वो जब उसी शिप में वापस सफ़र कर रहे होते हैं तो वो लोग जब बाकी लोग डिनर वगैरह कर रहे होते हैं तो मार्लो जो है वो कर्ज के पास आता है एक रूम में। कर्ज जो है वहाँ पे अपने डेथ बेड पे होता है, और वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहा होता है। तो वो मार्लो को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देता है, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो बाद में जो उसके कुछ लोगों को उसने डिस्ट्रीब्यूट बाद में करता है। वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मार्लो को देता है, और वो वहाँ के जो जितने भी नेटिव्स थे उनके बारे में एक बात बोलता है, एक्सटर्मिनेट ऑल दीज ब्रूट्स। तो वहाँ पे मार्लो जो है वो सोचता है कि यहाँ के लोग जो हैं, जो कि कर्ज को बहुत अच्छा समझ रहे हैं या उसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या बहुत उसको जो है वो एक गॉड की तरह अगर समझ भी रहे हैं, तो ये जो है वो वो कह रहा है कि इन सबको जो है, ये इन ब्रूट्स को जो बोल रहा है कि ख़त्म कर दो, या वो उसके अंदर की बात जो थी वो सुन रहा था या वो देख रहा था, जब उसको बता रहा होता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है कि इस बंदे की रियलिटी जो है वो ये है कि लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं, और ये खुद एक्चुअली ये बंदा जो है ये तो उनके उनके लिए बहुत बुरा सोचता है, या इसके जो वर्ड्स इसने इस्तेमाल किए हैं ये तो उन सबको ख़त्म करना चाहता है। तो उसके जो आखिरी वर्ड्स होते हैं वो होते हैं दी हॉरर, दी हॉरर। ये उसके आखिरी वर्ड्स होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो चले जाते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद कर्ट्स की जो है वो डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ के बाद जब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं मार्लो के पास, जब उसने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं जिनको देने होते हैं, वहाँ पे मिस्ट्रेस भी उसकी आती है कर्ट्स की। तो वो मिस्ट्रेस मार्लो से पूछती है कि उसके आखिरी वर्ड्स क्या थे। तो वो उसका भरम रख लेता है थोड़ा सा, और झूठ बोल देता है कि वो आखिरी अल्फाज जो थे वो तुम्हारा नाम ले रहा था। तो लेकिन आखिरी अल्फाज उसके तो हॉरर दी हॉरर थे। तो इस तरह करके स्टोरी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अब अगर हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें स्टोरी के अंदर, हर पर्सन हर थिंग जो है वो कुछ ना कुछ सिम्बलाइज कर रही है, जो कि कैरेक्टर कर्ट्स है, जो कि मेन कैरेक्टर है, वो सिम्बलाइज करते हैं एक्सट्रीम ग्रीड को और मैंस एक्सेसिव लव ऑफ पावर, और इस चीज़ को भी वो सिम्बलाइज करता है। और जो मार्लो है वो सिम्बलाइज करता है स्पिरिट ऑफ जर्नी को सिम्बलाइज करता है, और स्पिरिट ऑफ नॉलेज को, लव फॉर नॉलेज को सिम्बलाइज कर रहा है।
तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी वीडियो भी ख़त्म होती है। तो अब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मैंने, क्योंकि नया नया चैनल मैंने अभी बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें। और अगर मैंने बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इस चैनल के ऊपर, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लोग मेरे लेक्चर से सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को, मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, उनको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। और